हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 1 नवंबर 2023। 1 नवंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। एप्पल साइबर अटैक अलर्ट, ऑपोजिशन कॉर्नर्स गवर्नमेंट। सेवरल पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट say they received alert from the tech giant that their device were being targeted by state sponsored attackers. Government promises probe, calling snooping क्लेम्स वेग। तो पूरे मामले को समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये मामला क्या है। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या है कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जिनमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम है, तृणमूल के कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा का नाम है, तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव जी का नाम है, ठीक है, और बहुत सारे अदर पॉपुलर जर्नलिस्ट जिनको एक मैसेज मिला किसके तरफ से, टेक जाइंट की तरफ से। एक्चुअल में ये मैसेज नहीं था, इनको एक अलर्ट रिसीव किया। इन्होंने क्या किया, एक अलर्ट रिसीव किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवरल पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट सेज दे रिसीव अलर्ट फ्रॉम द टेक जाइंट। ठीक है, किनसे, टेक जाइंट से इन्होंने मैसेज रिसीव किया कि उनके डिवाइस को टारगेट किया जा रहा है। किसके द्वारा, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के द्वारा। किसके द्वारा टारगेट किया जा रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के द्वारा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच के और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट कर दी है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि हम प्रोब करेंगे। अब ये प्रोब क्या है, प्रोब मतलब कि जांच पड़ताल। ठीक है, हम पूरे सिचुएशन को जांचेंगे, पड़तालेंगे, फिर देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये कहाँ से आई है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो स्नूपिंग नाम का वर्ड है, स्नूपिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, एक की ज़िंदगी खराब भी कर सकता है और बहुत ज़्यादा बदतर भी कर सकता है। स्नूपिंग क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल के फ़ोन में या फिर उसके पर्सनल लाइफ में ताका झांकी करना, मतलब कि चोरी चुपके से उसके ऊपर नज़र रखना। ठीक है, तो इनको वेग ठहराया है। ठीक है, वेग का मतलब क्या होता है, फॉल्स, अनक्लियर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। स्नूपिंग का मतलब हो सकता है चोरी चुपके, हो सकता है उनके फ़ोन में देखा जा रहा हो कि कहीं कुछ अलग एक्टिविटीज़ तो नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो ये स्नूपिंग होता है। ठीक है, ओवर अ डजन ऑपोजिशन लीडर एंड जर्नलिस्ट रिसीव्ड ईमेल अलर्ट फ्रॉम यूएस बेस्ड टेक जायंट एप्पल ऑन मंडे नाइट informing them that their digital device were being targeted by state sponsored attackers. On Tuesday, the union government said it would launch an investigation into the alert, though Minister of Electronics and IT Technology अश्विनी वैष्णव डिस्क्राइब ऑपोजिशन क्लेम्स ऑफ स्नूपिंग एज वेग। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता दी कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। आने वाले टाइम में ये हो सकता है एक बहुत बड़ा इशू बन जाए और आपको एडिटोरियल के सेक्शन में भी मिले। ठीक है, साइबर अटैक्स पे आने वाले टाइम्स में एडिटोरियल के भी आपको आर्टिकल्स मिल सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए क्लियर कट इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर दी हैं कि एप्पल अलर्टेड ऑपोजिशन लीडर्स एंड जर्नलिस्ट ऑफ बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। ठीक है, तो जो ऑपोजिशन लीडर हैं या फिर ऑपोजिशन के जो जर्नलिस्ट हैं उनको ही सिर्फ ये मिला है। ठीक है, उनको ही सिर्फ ये अलर्ट मिला है कि उनको टारगेट किया जा रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के द्वारा। दीज अलर्ट्स गोज आउट when the company detects sophisticated threats actors with government backing। और टारगेट्स में किनके नाम हैं आप देख सकते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा एंड तेलंगाना आईटी मिनिस्टर केटी रामा राव। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी जी, इनका ये कहना है, इनका ये स्टेटमेंट है, वी आर नॉट गोइंग टू बी स्केयर्ड एंड विल कीप रेजिंग अ वॉइस
इफ़ यू वांट माय फ़ोन जस्ट टेक इट एंड जस्ट उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने अभी तक ये कहा है कि हम इस पूरे सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे और एप्पल से कहा है कि आप इस पर कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तमिलनाडु मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर रवि ओवर डिलेइंग इन क्लियरिंग बिल, ठीक है। तो जो तमिलनाडु की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट को मूव कर चुकी है। क्यों? किसके खिलाफ? गवर्नर रवि के खिलाफ, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। RN रवि, जिन्होंने बहुत सारे बिल अब तक पेंडिंग कर रखे हैं, इसी के रिगार्डिंग तमिलनाडु की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट को मूव कर चुकी है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आने वाले टाइम में अभी इसके रिगार्डिंग भी आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेट्स मूव अहेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी pays tributes to Sardar Vallabhbhai Patel, launches development projects at the Statue of Unity. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेगा। तो पहला क्या है? देखिए, पहला तो आप सभी को पता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है, ठीक है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है। ऑफ अबाउट हाइट इसकी अगर मैं बात करूँ तो 182 मीटर, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड नियर केवाडिया, ठीक है। केवाडिया के पास ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। लिख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ, देखिए, इट इज़ लोकेटेड नियर केवादिया, इट इज लोकेटेड नियर केवादिया इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट, ठीक है, और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, इस प्रोजेक्ट को देखिए, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ना, तो वो साल कब था? 2010, ठीक है। द प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड इन 2010, ठीक है। 2010 में इसको अनाउंस किया गया, ठीक है। लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ? 2013 से स्टार्ट हुआ। मतलब कि अनाउंसमेंट कर दिया गया था 2010 में कि एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया जाएगा, किनके नाम पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ? 2013 में, ठीक है। बहुत फेमस कंपनी है, इंडियन कंपनी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, L&T, ठीक है। L&T, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। विद द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें जो लगा था, ये 27 बिलियन के अराउंड लगा था, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी इनको ट्रिब्यूट पे किए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ये करना चाहते हैं एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल पे हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है हमारे लिए। ओके, पहला एडिटोरियल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन ईजिली स्किप द फर्स्ट एडिटोरियल। ओके, आप लोग इसको ईजिली स्किप कर सकते हैं। सो दूसरा जो एडिटोरियल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एडिटोरियल है ये किसके ऊपर है? ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, ठीक है। स्टॉक टेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस, अ केस ऑफ सर्कल्स इन रेड लिंक, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया है कि आज के डेट में जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहा है, वेदर चेंजेस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट उन्होंने की, ठीक है। अभी हम किस फेज़ पे हैं? अभी हम फेज़ पे हैं डेवलपिंग फेज़ पे, ठीक है। और डेवलपिंग फेज़ के बाद हमारा जो फेज़ आएगा अगला, वो कौन सा होगा? हम भी हो जाएंगे डेवलप्ड फेज़ पे, ठीक है। तो हम अभी जो क्लाइमेट में चेंजेस ले आ रहे हैं, ठीक है, अभी हम जो क्लाइमेट में चेंजेस ले आ रहे हैं, वो भी हम खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ऑफ कोर्स हम भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि हमने कुछ चीज़ें नहीं की हैं कंट्रीब्यूट, ठीक है। कुछ चीज़ें हमने कंट्रीब्यूट नहीं की हैं, और कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किए होंगे, तभी जाके हम क्या कर रहे हैं आज के डेट में क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंजेस जैसी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक क्लाइमेट फाइनेंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्लाइमेट चेंज से लड़ पाए, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस हैज़ अ क्रूशियल रोल इन रिटेनिंग द थ्रस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन फ्यूचर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस,
ठीक है। फ्यूचर में कोई भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उसके लिए उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द इशू रिलेटेड टू क्लाइमेट फाइनेंस आर लाइकली टू बी प्रोमिनेंट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 मीटिंग November 30 to 12th of December in Dubai in context of climate change 2023 synthesized report providing the main scientific inputs to the global stakeholder at COP28, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस का जो इशू था ना, ये फाइनेंस का इशू कब स्टार्ट हुआ? COP28 में, ठीक है। इसकी मीटिंग हुई थी दुबई में, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। पहली बार जो क्लाइमेट चेंज का रिगार्डिंग फाइनेंस था उसके बारे में इसी मीटिंग में बात हुआ, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी देखिए ऑफकोर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या फिर लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, लोअर या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले बता दी हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी फाइनेंस देने की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो पैसा देंगे ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ पाए, ठीक है। ये पूरा जो चीज़ है वो यहाँ पर यही बताया गया है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। $100 बिलियन देखने की बात की गई है एज अ क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पे। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि उस फाइनेंस को, उस पैसे को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, thus the developed countries and climate vulnerable countries are likely to demand a ramping up of mitigation action by developing countries, which is likely to be countered with the demand that developed countries have not been able to meet the marks of the mobilization of 100 billion climate फाइनेंस, ठीक है। तो 100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस के लिए अभी हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म तो चाहिए भाई, बिना प्लेटफॉर्म के हम ऑफकोर्स इस अमाउंट को, इतने बड़े अमाउंट को हम मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी प्लेटफॉर्म की दिक्कत है। हालांकि यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट में ये बताया नहीं गया कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जो फंडिंग है वो किया जाएगा, वो भी यहाँ पर बताया जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर पूरा ये आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग आया हुआ है, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन मैंडेटरी टर्म्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्स टू डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज, ठीक है। देखिए इस आर्टिकल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको मैंडेटरी है कि वो देंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को, सो दैट क्लाइमेट चेंज से वो लड़ पाए। अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज to provide in their biennial update reports informing relating to the finance resource which they have provided and also projected level of public finance resource to be provided to the developing countries and parties, ठीक है। देखिए ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 which came into force on 2016, ओके। पेरिस एग्रीमेंट हुआ क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। और इस पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई कि हम लोग जो टेम्परेचर है इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाएंगे, ठीक है। ये तो मेन मुद्दा यही था और तो बाकी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आर्टिकल 9 क्या कहता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये भी मैंडेटरी करता है कि वो क्या करेंगे, एक बाइनियल अपडेट रिपोर्ट हमें प्रोवाइड कराएंगे, किसके रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल रिसोर्स विच दे हैव प्रोवाइडेड, ठीक है। एट द कोपेनहेगन चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2009 द डेवलप्ड कंट्रीज मेड द कमिटमेंट टू मोबिलाइज $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2009 में कोपेनहेगन चेंज कॉन्फ्रेंस में ये बात हुआ तय कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कितना देंगे, $100 बिलियन देंगे हर साल बाय 2020, ठीक है। फर्दर द डेवलप्ड कंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन accompanying द पेरिस एग्रीमेंट टू कलेक्टिवली मोबिलाइज $100 बिलियन थ्रू 2025, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। अब देखिए ये जो 100 बिलियन है ये तो इन्होंने तय कर लिया कि देंगे क्या। अब यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी कि इसको कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, मतलब कि कौन सी कंट्री कितना कितना देगी, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये तय कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था,
ठीक है। ये जो है ये तय कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी के बारे में बात किया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्स टू डेवलपिंग कंट्रीज पार्टी, बट देयर इज नो एग्रीड अप्रोच अमंग डेवलप्ड कंट्रीज to share the burden of this goal. One analysis suggests that US provided just 5% of its fair share in 2020। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत है। यहाँ पर दिक्कत है कि डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएस हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज। तो किन कंट्रीज को किस बेसिस पे कितना अमाउंट देना है ये तय कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो अब ये जो डिसीजन है ये अब तक किसी ने नहीं लिया है। और ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर एक रिपोर्ट के हिसाब से ये भी बताते हैं कि जो यूएस है वो जिसका सिर्फ 5% ही दे रहा है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, पेरिस एग्रीमेंट मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। ओके, और ये भी आप सभी को क्लियर हो गया हो। ठीक है, हालांकि आप सभी को इतना इसमें पता होना चाहिए कि इसमें ऑथर ने क्या बताया है, कि ऑथर ने बताया है कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो ये बोल रहे हैं कि फंडिंग किस प्लेटफॉर्म के बेस पे होगी, किसके बेस पे होगी, क्लाइमेट फाइनेंस की जो फंडिंग है किस प्लेटफॉर्म के बेस पे होगी। तो एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को पेरिस एग्रीमेंट में भी मेंशन नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, विदाउट एनी मैंडेटरी फॉर्मूला फॉर कलेक्टिंग मनी इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ द सेड मनी और द NCQG फॉर क्लाइमेट फाइनेंस विल बी मोबिलाइज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड जो गोल्स हैं, ठीक है, ये कैसे मोबिलाइज होंगे। ठीक है, कैसे क्लाइमेट फाइनेंस को मोबिलाइज किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम मनी किस देश से कितना कलेक्ट करेंगे, और हमने प्रॉमिस किया है कि $100 बिलियन देंगे, तो किस देश से कितना लेना है ये हमें पता नहीं है। नाइदर द UNFCCC और नॉर द पेरिस एग्रीमेंट मेंशन द क्राइटेरियन फॉर मोबिलाइजेशन। ना ही UNFCCC प्लस ना ही पेरिस एग्रीमेंट ने ये मेंशन नहीं किया है। ठीक है, जो मोबिलाइजेशन है उसके क्राइटेरिया को मेंशन नहीं किया, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी UNFCCC designated funding agencies providing grant and concessional loans to developing countries is replenished every 4 years. A similar approach can be borrowed into the Green Climate Fund by developed countries to mobilize finance। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की चीज़ों को क्रिएट करके वो क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को मोबिलाइज करा सकते हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग आर्टिकल है ये अभी से नहीं आ रहा है, ये आपको 2022-21 से बहुत ज़्यादा आने से मिला है। ठीक है, मतलब कि 2022-21 में आपके आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आने लगे थे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, और अभी तो आने वाले टाइम में आर्टिकल्स और बढ़ेंगे अगर हम क्लाइमेट चेंज को ना रोक पाएँ। इफ़ वी फेल टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट गोल, तो क्लाइमेट चेंज के आर्टिकल्स आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द ओपिनियन पेज। ओपिनियन पेज की तरफ मूव करते हैं। स्टाफ शॉर्टेज, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी प्लेग लोकल गवर्नेंस। ठीक है, an annual survey of Indian cities shows that a majority of local governments are financially dependent on their state government. They also have limited control over who is to hire and how to distribute work. The report found that only Assam empower its city governments to collect all key taxes, except 5 states, Bihar, Jharkhand, Odisha, Meghalaya, Rajasthan. All the other states have to get approval from the state before borrowing money। ठीक है, अब ये मैंने जो पढ़ा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर मैंने आप सभी को दिया, ये किसके रिगार्डिंग है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक सर्वे को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, किसके द्वारा, एक सर्वे को कंडक्ट कराया गया इंडियन सिटीज़ के द्वारा। ठीक है, और इस सर्वे में क्या पता चला, इस सर्वे में हमें ये पता चला कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट है उसकी जो लोकल गवर्नमेंट है उनके पास खुद के फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, मतलब कि दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, दे आर वेरी मच डिपेंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देयर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस के लिए। ठीक है, और उनको ये भी नहीं पता है कि कैसे कंट्रोल करना है, कितना हायर करना है लोगों को, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, काम किसको क्या देना है, ये कुछ नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि असम एकमात्र ऐसा स्टेट है जिन्होंने अपने लोकल गवर्नमेंट को पूरा यहाँ पर राइट्स दे रखे हैं कि जाके वो अपने टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान जैसे कुछ स्टेट को छोड़कर
बाकी जितने भी स्टेट हैं उनकी लोकल गवर्नमेंट उनसे परमिशन लेती है मनी पैसे लेने के लिए, ठीक है, पैसे लेने के लिए या फिर पैसे निकालने के लिए उनसे परमिशन लेती है इन स्टेट्स को छोड़कर। द रिपोर्ट एनुअल सर्वे ऑफ इंडियाज सिटी सिस्टम्स 2023 वॉज पब्लिश्ड बाय द जनआग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी, अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को किसके द्वारा पब्लिश किया गया? जन आग्रह के द्वारा पब्लिश किया गया, ठीक है। जन आग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें सामने आई, ठीक है। द रिपोर्ट ऑल्सो शोज दैट मेयर्स एंड काउंसिल हैव लिमिटेड पावर इन स्टाफ अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस, ठीक है। इस रिपोर्ट में हमें ये पता चला कि जो मेयर्स हैं और जो काउंसिल्स हैं उनके पास बहुत लिमिटेड पावर है, मतलब कि बहुत कम पावर है कि अब स्टाफ की अपॉइंटमेंट वो नहीं कर पाएंगे, बहुत कम कर पाते हैं, ठीक है, उस चीज़ में बहुत कम इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर उनकी प्रमोशन में बहुत ज़्यादा कम इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्टेट हैव एम्पावर्ड देयर सिटी गवर्नमेंट्स टू अपॉइंट म्युनिसिपल कमिश्नर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया गया इस संदर्भ में, ठीक है, मतलब कि इस चीज़ में यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल दिया गया कि बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने लोकल गवर्नमेंट को या फिर अपने लोकल बॉडी को उन्होंने पावर दे रखी है कि म्युनिसिपल कमिश्नर को वो अपॉइंट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि मेयर्स और काउंसिल के पास जो पावर है वो क्या है? लिमिटेड है, ओके। इन फैक्ट नो सिटी हैज़ कंप्लीट पावर ओवर इट्स स्टाफ, ठीक है, किसी के पास कंप्लीट पावर नहीं है अपने स्टाफ के ऊपर। Cities especially lack control over their senior management team who are deputed directly by the state government, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी कमी देखने को मिली, which make it tough to initiate disciplinary proceedings against them if needed. The report says because of this they are not able to build a strong organization or exact accountability from the वर्कर, ठीक है। तो इस चीज़ की कमी की वजह से हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता सकते हैं और नहीं हम खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताई गई। ड्यू टू पुअर कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ्स, द लोकल गवर्नमेंट सफ़र फ्रॉम हाई लेवल ऑफ अनफिल्ड पोस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर पुअर कंट्रोल होने की वजह से, देखिए आप ऑफकोर्स यहाँ पर आप स्टाफ की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स आपका क्या है? पुअर कंट्रोल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पर क्या दर्शाता है? एक क्या आप देखेंगे कि जो आपके अनफिल्ड पोस्ट है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अनफिल्ड पोस्ट में आपको कमी देखने को मिलेंगे, मतलब कि पोस्टें खाली रह जाती हैं। डाटा शोज दैट 35% ऑफ पोस्ट इन इंडियाज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर वैकेंट, ठीक है। तो एक डाटा से हमें यह पता चलता है कि 35% पोस्ट खाली है, ठीक है। किसका? इंडियाज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 35% जो पोस्ट हैं वो खाली है। द वैकेंसी प्रोग्रेसिवली वर्सन विथ 41% पोस्ट बिंग वैकेंट अमंग म्यूनसिपैलिटीज एंड 58 बिंग वैकेंट इन द टाउन पंचायत, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ये धीरे धीरे और वर्सन हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं 41 पोस्ट यहाँ पर खाली है म्यूनसिपैलिटीज़ पे और 58% जो पोस्ट है ये खाली आपके टाउन पंचायत पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हम यहाँ पर जो हमारे लोकल गवर्नेंस है, जो हमारी लोकल बॉडी है, उनके पास क्या है? बहुत लिमिटेड पावर है। तो उनको पावर देने की ज़रूरत है ताकि ये जो लिमिटेड पावर है, लिमिटेड पावर में काम कर रहे हैं, वो काम ना करें और सिस्टम बहुत अच्छे से चले, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स में बिकम और इंटेंस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकता है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, हाउ कार्गो ट्रांसपोर्टेड कैन बी इम्प्रूव, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो पहली हेडिंग है उसमें यह बताया गया है कि हमारे पास अभी कितना है, प्रेजेंट में हमारे पास कितना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट में कितना है, ये यहाँ पर बताया गया, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एम क्या थे और उसके हिसाब से हम यहाँ पर अर्निंग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया कि इन दिस आर्टिकल वी विल एनालाइज द कैरेज ऑफ नॉन बल्क जनरल कार्गो बाय द इंडियन रेलवे इन 2018-19 बिफोर द ऑनेस्ट ऑफ कोविड-19 द IR लोडेड, IR मतलब कि इंडियन रेलवे लोडेड 62 मिलियन टन्स मेट्रिक टन्स ऑफ जनरल गुड्स कंसिस्टिंग 45 मेट्रिक टन्स ऑफ जनरल गुड्स, 12 मेट्रिक टन्स ऑफ डोमेस्टिक कंटेनर्स एंड 5 मेट्रिक टन्स ऑफ पार्सल, अर्निंग अ टोटल ऑफ 8,247 करोड़ विद एवरेज earning per ton being 1,339 for goods and 3,384 for parcel, ठीक है। यहाँ पर जो एम है वो अलग है और हमारे पास अभी जो चीज़ें हैं वो कम है, ये यहाँ पर ऑथर के द्वारा इस आर्टिकल में बताया गया। जो करंट आपके IR स्ट्रैटेजीज हैं फॉर मूविंग जनरल कार्गो इज टू प्रॉन्स्ड, ठीक है। पहला क्या? द पार्सल आर मूव्ड आइदर बाय द पैसेंजर ट्रेन्स और बाय द स्पेशल हैवी व्हीकल पार्सल ट्रेन्स,
ठीक है। तो देखिए जो पार्सल है ये किससे मूव कराया जा रहा है, या तो पैसेंजर ट्रेन से मूव कराया जा रहा है, या तो उसको स्पेशल हैवी पार्सल वैन ट्रेन के द्वारा उसको मूव कराया जा रहा है। हाउएवर दिस अप्रोच अपीयर्स टू हैव गॉन हेवायर्स एज लोडिंग लीज पार्सल वैन्स एंड फुल पार्सल ट्रेन फेल बाई 15 and 8% रिस्पेक्टिवली। तो पार्सल ट्रेन में भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। पार्सल ट्रेन ही हमारे पास नहीं हो रहे हैं, उसमें हमें डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ये जो कार्गो है उसमें भी हमें डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर रीज़न बताया गया फॉर द वेरी मच, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बताया गया कि पार्सल सेगमेंट में हमें गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है, ड्यू टू हाई टैरिफ्स, ठीक है। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लिनेशन इन द पार्सल सेगमेंट इज हाई टैरिफ, ठीक है। द एनालिसिस ऑफ 15 origin to destination pairs indicates that both premium P scale rate and Rajdhani rate, after adding the first and last mile cost, are higher than truck rate, as exception being cargo moved to destination in the north rate, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रक से भी ज़्यादा यहाँ पर इनके रेट है भाई, बहुत ज़्यादा रेट हो रहे हैं, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और अदर फैक्टर्स बताए गए हैं जैसे कि इम्प्रॉपर टर्मिनल्स, इनकन्सिस्टेंस आपके वेज ब्रिज एंड इंटेंसिफाइड बाई एक्सेसिव पैनल चार्जेस, अनरिलायबल ट्रांजिट टाइम्स, कॉम्प्लेक्स बुकिंग एज वेल एज डिलीवरी मैकेनिज्म एंड सेल्फ इम्पोज इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो इनकी वजह से आपको किसमें, आपको पार्सल सेगमेंट्स में गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास सुधारने का मौका है, बट हम सुधारे कैसे क्या करें, ये हमें खुद को सोचने की ज़रूरत है। ऑथर ने यहाँ पर बता रखा है कि जो जनरल कार्गो है इट्स सेगमेंटेड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। ऑथर ने यहाँ पर बताया कि जनरल कार्गोज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला हाई टाइम सेंसिटिव, ठीक है, हाई टाइम सेंसिटिव HTSD, ठीक है। दूसरा आपका मीडियम टाइम सेंसिटिव, और तीसरा आपका लो टाइम सेंसिटिव। जो हाई टाइम सेंसिटिव है ये क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल गुड्स है या फिर परमिसेबल, दे शुड कंटिन्यू टू बी मूव्ड बाय पैसेंजर ट्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर ने बताया कि जो हाई टाइम सेंसिटिव्स हैं ये क्या वैल्यूएबल गुड्स हैं और पेरिसेबल मटेरियल्स हैं इसके अंदर, तो इनको किसके द्वारा भेजना चाहिए, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा भेजना चाहिए। अटैचिंग 2 or 3 पार्सल वैन इन ऑल पॉपुलर ट्रेन्स वुड इजिली डबल द पार्सल लोडिंग कैपेसिटी, एंड दीज पार्सल वैन्स कैन ब्रिंग अराउंड 5 times द रेवेन्यू ऑफ द स्लीपर कोच एंड अराउंड 2 times दैन दैट ऑफ AC कोच, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि जितने पॉपुलर ट्रेन हैं उसमें अगर 2 या फिर 3 पार्सल वैन को अगर आप अटैच करते हो, ठीक है, तो जो पार्सल लोडिंग कैपेसिटी है वो इजीली डबल हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि आपके जो स्लीपर कोच के जितने आपकी रेवेन्यू जनरेशन होती है उसके 5 गुना ज़्यादा आपको इससे मिल जाएगा। मतलब कि जितना आपके स्लीपर कोच में कमाई होती है, मान लीजिए आपके स्लीपर कोच की कमाई है एक बार में 20 लाख, तो ये 5 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, 5 गुना बढ़ जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। ये यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया। और AC कोच की जितनी कमाई है उसका दुगना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, MTG, ठीक है, आपके जो मीडियम टाइम सेंसिटिव है या फिर आपके लो टाइम सेंसिटिव है, ये क्या है, ये प्राइस सेंसिटिव है। दीज कार्गो शुड बी मूव्ड अंडर हायर फ्लाइट रेट्स, ठीक है। तो इंडियन रेलवे के जो फ्लाइट रेट्स है उसके अंदर इनको मूव कराना होगा विच आर लोअर देन ट्रक रेट्स, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर ऑथर ने कुछ अपने सजेशंस दिए हैं फॉर इंप्रूविंग द कार्गो ट्रांसपोर्ट्स, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द स्टांस ऑफ मालदीव प्रेसिडेंट्स इलेक्ट ऑन इंडिया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये तो आप सभी को पता होगा, मुझे शायद ही आप सभी को बताने की ज़रूरत है कि जो अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं मालदीव्स में, वो यहाँ पर चाहते हैं कि जितने भी इंडियन ट्रूप्स हैं, जितने भी इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस है इन द रीजन ऑफ मालदीव्स, वो वहाँ से निकाल दें, ठीक है, वो वहाँ से निकाल दें। Since his impressive win in the Maldivian president elections in September 2023, President-elect Mohammad Muizzu has emphasized his desire to send Indian troops out of the country while pledging to safeguard the Maldives' independence and sovereignty, ठीक है। तो इन्होंने प्लेस किया है कि हम भाई मालदीव्स को बचाएंगे, उनकी सेफ गार्ड्स और उनकी सॉवर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। ऑफकोर्स सारी कंट्री यही करते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, इनको देखिए सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये क्या है, प्रो चाइना, ठीक है। ये क्या है, प्रो चाइना। ये तो खुल के बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं प्रो चाइना हूँ, चाइना के टुवर्ड्स ये टिल्ट है थोड़ा, ठीक है। और ये एंटी इंडिया है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये एंटी इंडिया है, ठीक है। तो एंटी इंडिया है, तो कुछ इस टाइप से एक्टिविटीज़ ये आपको करते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या सच में इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस है
इन द मालदीव्स रीजन। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स, ठीक है, तो मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्स के हिसाब से 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल स्टेड इन मालदीव्स टू मेंटेन एंड ऑपरेट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एंड 2 हेलीकॉप्टर गिवन टू द मालदीव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया गया था उसके साथ साथ और 2 हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए गए थे मालदीव्स को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनकी मेंटेनेंस और उसकी ऑपरेशन के लिए 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स वहाँ पर रहते हैं। द हेलीकॉप्टर हैव बीन प्रेजेंट इन द मालदीव्स फॉर ओवर डिकेड्स। ठीक है, तो लगभग आप देख सकते हैं कि 1 डिकेड हो चुके हैं और वो मालदीव्स में रह रहे हैं। उसके बाद ये सारे डिसीजंस यहाँ पर लिए गए हैं। द डॉर्नियर एयरक्राफ्ट वाज प्रेजेंट टू द मालदीव्स इन 2020 फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उनसे ही मांगा, उन्होंने मांगा और ऑफकोर्स यहाँ पर हमने दिया और बाद में ये सारी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। ठीक है, द चॉपर्स एंड द एयरक्राफ्ट आर यूज फॉर अ रेंज ऑफ फंक्शन सच एज मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च, रेस्क्यू ऑपरेशन, ट्रेनिंग, सर्वेलेंस या फिर पेट्रोल। ठीक है, तो ये जितने भी चॉपर्स हैं या फिर एयरक्राफ्ट हैं जो हमने दिए हैं मालदीव्स को, ये किसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं? मेडिकल इवैक्यूएशंस के लिए, रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, ट्रेनिंग, सर्विलियंस या फिर पेट्रोलिंग के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये किसके हैं? ये प्रो चाइना है और थोड़ा सा इंडिया की तरफ एंटी है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको ये करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का इसमें क्या इंटरेस्ट है? देखिए पिछले 4 सालों में अगर आप देखिए तो इंडिया के जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स मालदीव्स वो बढ़े हैं। सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पार्टनर है मालदीव्स का। ठीक है, और $1.4 बिलियन की कमिटमेंट की है इन्होंने टुवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स ऑफ मालदीवियंस। ठीक है, इन्होंने ऑफकोर्स एक ग्रुप का निर्माण किया जिसका नाम था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसमें कौन कौन थे? मालदीव्स, श्रीलंका और इंडिया। बाद में जाके मॉरिशस ज्वाइन किए और यहाँ पर आपको चौथा जो कंट्री है वो आपको मॉरिशस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैरीटाइम को ऑपरेशन को, मैरीटाइम में सिक्योरिटी मेंटेन रहे तो इसके लिए ये बनाया गया था और अभी यहाँ पर ये चीज़ें खतरे में आपको आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। एनएमसी टू लॉन्च 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म टू यूनिफाइड इन्फो ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें जो लाई जा रही हैं ये पार्शियलिटी के लिए लाई जा रही हैं। ठीक है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, सॉरी पार्शियलिटी बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी के लिए सारी चीज़ें लेकर आई जा रही है। ठीक है, ताकि डॉक्टर के रिगार्डिंग लोगों के अंदर कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चंस ना हो। ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाए। ठीक है, आपको ऑनलाइन मिल जाए। ओके, द नेशनल मेडिकल कमीशन, द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स 1 nation and 1 registration platform for doctors across the country to eliminate duplication and red tape, allow the public to access information of any physicians working in इंडिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होगी और लोग यहाँ पर जिस भी फिजिशियन को ऑप्ट करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर जाके पोर्टल से देख सकते हैं। ठीक है, और डुप्लीकेशन को एलिमिनेट करने के लिए ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। Okay, hope you are getting my points. Now move to the next important. WHO post India to choose Bangladesh और नेपाल नॉमिनी। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया को या तो बांग्लादेश को चूज़ करना होगा या फिर नेपाल को चूज़ करना होगा एज ए नॉमिनी के तौर पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसके लिए वोटिंग चल रही है? रीजनल डायरेक्टर की वोटिंग चल रही है। WHO के रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पर वोटिंग चल रही है। अब हम ये देखेंगे कि हम किसको चुनेंगे, बांग्लादेश को चुनेंगे या फिर नेपाल के नॉमिनी को चुनेंगे। वोटिंग आज से स्टार्ट हो रही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस वोटिंग को आज से स्टार्ट किया जा रहा है और इसको किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा दिल्ली में इसको होस्ट किया जा रहा है। अब नॉमिनी में कौन कौन है ये आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइमा वाजेद जो कि किसकी डॉक्टर है? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी की डॉक्टर है। और शंभू प्रसाद आचार्य पब्लिक हेल्थ वेटरन फ्रॉम नेपाल। ठीक है, ये जो 2 हैं ये यहाँ पर नॉमिनी है और इन दोनों में अब वोटिंग होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है इंडिया के लिए क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं हमारे। ओके, और जो कैंडिडेट्स हैं, जिस भी कैंडिडेट को 6 वोट मिल जाएगा वो इस इलेक्शन को जीत जाएगा। ठीक है, 11 में से 10 मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बांग्लादेश, भूटान, DPRA, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तैमूर लेस्ते विल टेक पार्ट इन द वोटिंग। ठीक है, और एक जो कंट्री है म्यांमार वो इस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा बिकॉज ये सैंक्शन के अंतर्गत है। ठीक है, ये सैंक्शन के अंतर्गत है। और नॉर्थ कोरिया अपने यहाँ पर डेलीगेशंस भेजे हैं, जो उनके एम्बेसडर हैं इंडिया के, वही उनके डेलीगेशंस यहाँ पर इसमें आए हैं।
ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। वर्ल्ड सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। बिजनेस सेक्शन में जो कोर सेक्टर है इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, तो वो यहाँ पर कहा गया है कि चौथे महीने में लगातार ये जो गिरावट है ये हमें देखने को मिली है इन द कोर सेक्टर। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा, यू कैन ईजिली स्किप दैट स्पोर्ट्स सेक्शन। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल था, आर्टिकल, हाँ, आर रिज्यूमे लूजिंग देयर रेलिवेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया कि क्या जो रिज्यूमे है अपनी रेलिवेंस को खो रहा है। ठीक है, देखिए आज के डेट में हो क्या रहा है कि बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, बहुत सारी टूल्स हैं हमारे पास, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, आपके स्टैंडर्ड रिज्यूमे टेम्पलेट्स हो गए या फिर प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटर्स हो गए। इनका यूज़ करके लोग क्या कर रहे हैं, आज के डेट में अपनी रिज्यूमे को बना रहे हैं। लेकिन आज के डेट में अभी हो क्या रहा है कि रिज्यूमे के बेसिस पे नहीं, कंपनी को अब चाहिए बंदे ऐसे जिनके अंदर क्वालिटी हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, एसएसपी कंडक्ट्स करवा रहे हैं, वो इंटरव्यू कंडक्ट्स करवा रहे हैं और उसके बेसिस पे लोगों को यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस रिपोर्ट का टाइटल था नो रिज्यूमे प्लीज पेविंग द वे फॉर टैलेंट सेंट्रिक रिक्रूटमेंट बाय हायर प्रो फाउंड दैट ओनली 1% ऑफ द रिक्रूटर रिलाई स्लोली ऑन रिज्यूमे इन दिस डिजिटल एरा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू के बेसिस पे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिज्यूमे आज के डेट में बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे बोलो भाई रिज्यूमे बना दो, वो अपना रिज्यूमे बना देता है भाई। ठीक है, तो लोग यहाँ पर बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों में ये चीज़ें देखे गई है। देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना कि आज के डेट में बहुत सारे हमारे पास चैट जीपीटी जैसी चीज़ें हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको और एक्सकब्रेट कर रहा है, मतलब कि इस चीज़ों को और बढ़ा रहा है। ठीक है, इंटेंसिफाई कर रहा है। Job descriptions are increasingly laying emphasis on behavior skills, but they are mentioned in the resume. Are they being mentioned in the resume? While a whopping 92% of the job description specify the needs of behavioral attributes, only 38% of the resume actually mention their traits. ठीक है, तो देखिए जिस जॉब में जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर वही नहीं है तो क्या फ़ायदा। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स की 92% ज़रूरत है, हालांकि यहाँ पर देखिए 38% में हमें ये देखने को मिला। ठीक है, किसी किसी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स होंगे, 40% के आसपास रिक्वायरमेंट्स होंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ 6% हमें रिज्यूमे में देखने को मिला है। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लियर बताया गया कि उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 85% जो जॉब सीकर्स हैं दे मेक फॉल्स क्लेम्स इन देयर रिज्यूमे विच इज़ अप फ्रॉम 65% अ डिकेड अगो। ठीक है, तो 85% जो जॉब सीकर्स हैं वो यहाँ पर रिज्यूमे के बेसिस पे आ रहे हैं, फॉल्स क्लेम्स उनके होते हैं रिज्यूमे में, मतलब कि जो चीज़ें हैं वो उनके अंदर काबिलियत है नहीं। ठीक है, और ये चीज़ें कब से ज़्यादा हो गई, 1 डिकेड पहले से। ठीक है, मतलब कि 10 साल पहले से। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर आर्टिकल में ऑथर के द्वारा बताया गया कि ठीक है रिज्यूमे आज के डेट में अपनी रेलिवेंस को खोता जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू दिस डिजिटल, आपके डिजिटल चीज़ें आ रही है ना, डिजिटल टूल्स एंड ऑल। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।